हाय गाइस, कैसे हैं आप? आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसमें मेंशन डिजीज की डायग्नोसिस समय रहते न होने पर और साथ ही प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने पर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाने के कारण स्ट्रोक, सडन हार्ट अटैक, हड्डियों में कमजोरी, विजन लॉस, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रिलेटेड है हाइपरथायरॉयडिज्म नामक डिजीज से, जो कि थायराइड ग्लैंड के ओवर एक्टिव होने के कारण होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, इसकी डायग्नोसिस कैसे हो सकती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो इस डिजीज को क्रिएट करते हैं, और साथ ही इस डिजीज से रिलीफ पाने के लिए कुछ चुनिंदा होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म या ओवर एक्टिव थायराइड पर। जब हमारी बॉडी में TSH नामक हार्मोन के सिक्रेशन कम होने के कारण इसका लेवल कम हो जाता है और T3 T4 नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा होने के कारण नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है, तब इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म या थायराइड ग्लैंड का ओवर एक्टिव होना कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए हाइपरथायरॉयडिज्म के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी जान लेते हैं। हमारे शरीर में स्थित ब्रेन के अंडर साइड में या निचले सतह पे हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ एक अत्यंत इंपॉर्टेंट ग्लैंड, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये स्थित होता है। हाइपोथैलेमस इस ग्लैंड को TSH, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, को सिक्रीट करने का आदेश देता है। यह TSH सिक्रीट होकर थायराइड ग्लैंड को T3 और T4 नामक हार्मोन्स सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ये हार्मोन्स ऑलमोस्ट सभी टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म और वेरियस मैकेनिज्म और केमिकल फंक्शंस को भी स्टिमुलेट करते हैं। T3 को ट्रायोआयोडोथायरोमीन और T4 को टेट्राआयोडोथायरोमीन कहते हैं। TSH का सिक्रेशन कम होने पर ब्लड में T3 और T4 का सप्लाई भी कम हो जाता है। ऐसा थायराइड ग्लैंड के अंडर एक्टिव या डिसफंक्ट होने के कारण ही होता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन नामक एक और हार्मोन भी सिक्रीट करता है जो शरीर में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले के लैरिंग्स या वोकल कॉर्ड के ठीक नीचे और विंड पाइप के ठीक ऊपर सिचुएटेड होता है और तितली या बटरफ्लाई के शेप का होता है। यह एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे T3 T4 या थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कम सिक्रीट होने पर या एकदम ही सिक्रीट न होने के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म नामक डिजीज हो जाता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। यह एक दिलचस्प टॉपिक भी है जिसे जानना उतना ही जरूरी है जितना इस वीडियो में बताया जा रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। तो दोस्तों, यही थायराइड ग्लैंड जब ओवर एक्टिव हो जाता है और T3 T4 को नॉर्मल लेवल से ज्यादा सिक्रीट करता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म नामक डिजीज हो जाता है, जिसे ग्रेव्स डिजीज या मिक्सिडिमा भी कहते हैं। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है और बॉडी की इम्यून सिस्टम खुद ही हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा करने लग जाता है, जो कि बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बहुत बढ़ा देता है, जिससे ना चाहते हुए भी वेट लॉस और इंक्रीज हार्ट बीट्स जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। यह देखा गया कि फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में परसेंटेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म अधिक होता है। मेरे किसी में भी हो सकता है। इसके विक्टिम्स मेल्स, फीमेल्स, यंग एडल्ट्स, चिल्ड्रन या बच्चे सभी हो सकते हैं। एज फैक्टर के इस डिजीज में कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन इसके डायग्नोसिस में कभी कभी बहुत देर लग जाती है क्योंकि इसके सिम्टम्स थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और नॉर्मल डिजीजेस के सिम्टम्स जैसे ही होते हैं, जैसे वेट लॉस, लॉस ऑफ हेयर, ब्लड विजन आदि। इस डिजीज की डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट द्वारा ही ज्यादातर किया जाता है, जिसमें TSH, T3 और T4 का लेवल देखने के बाद ही कंफर्म किया जा सकता है कि पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है या नहीं। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट एक्यूरेट होने के लिए खाली पेट टेस्ट करवाना चाहिए और यदि पेशेंट कोई बायोटीन या विटामिन B वगैरह ले रहा है तो टेस्ट के 12 घंटे पहले तक उस दवा को नहीं लेना चाहिए। TSH एकदम कम होने पर या डिस्मल होने पर और T3 T4 का लेवल नॉर्मल से ज्यादा होने पर हाइपरथायरॉयडिज्म डायग्नोज हो जाता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव अपटेक टेस्ट, थायराइड ग्लैंड की स्कैनिंग और अल्ट्रासाउंड द्वारा भी थायराइड ग्लैंड के ओवर एक्टिव स्टेज को डायग्नोज किया जा सकता है। इसके अलावा एक टेस्ट और किया जाता है, इसमें ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक किया जाता है। यदि ये लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो तो हाइपरथायरॉयडिज्म डायग्नोज किया जा सकता है, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म होने पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का ओवर मेटाबॉलिज्म होने के कारण ये अधिक बर्न होते हैं और नॉर्मल लेवल से ये कम हो जाते हैं। यह बीमारी हेरिडिटरी भी हो सकती है, इसलिए टेस्ट के अलावा सिम्टम्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आइए इस डिजीज के कुछ विशेष सिम्टम्स पर चर्चा करते हैं। यूजुअल और नॉर्मल खाना खाने और भूख कम न होने के बावजूद भी, अर्थात नॉर्मल एपिटाइट होने के बावजूद भी अचानक ही वेट लॉस होने लगे, यहाँ तक कि हो सकता है कि भूख बढ़ने पर और पहले से भी ज्यादा खाने पर भी वेट लॉस होने लगे, तो ये माना सकता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की शुरुआत है, क्योंकि T3 T4 के ओवर सिक्रेशन से मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो जाता है और शरीर के अंदर आए हुए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स ज्यादा बर्न हो जाते हैं, जिससे शरीर का वेट कम होने लगता है। हार्ट की बीट्स नॉर्मल बीट्स अर्थात 100 बीट्स पर मिनट से भी ज्यादा हो जाए, मतलब ट्रैकिकार्डिया हो जाए, हार्ट बीट्स इरेगुलर हो जाए, मतलब कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए, जिसे एरिथमिया कहते हैं।
हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ जाए, दोनों हाथों को सामने फैलाने पर उसमें कपकपी या ट्रीमर्स फील हो, स्वभाव में चेंजेस आ जाए जैसे चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, नर्वसनेस और एंजाइटी हो जाए, उत्तेजना बढ़ जाए, खूब स्वेटिंग हो अर्थात पसीना आए खासकर एंजाइटी की वजह से, फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग इरेगुलर हो, गर्मी बर्दाश्त न हो, बावल्स का मूवमेंट ज्यादा हो जाने के कारण मोशंस या दस्त फ्रिक्वेंटली फील हो, थकावट हो, मसल्स में कमजोरी महसूस हो, काम करने पर थक जाना हो, नींद का कम होना हो, आई मसल्स में स्वेलिंग होने के कारण आंखों की पुतलियां आईबॉल्स बाहर निकली हुई प्रतीत होने लगे, गले में थायराइड ग्लैंड के आसपास स्वेलिंग हो जाए तो ये हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं और पेशेंट को तुरंत ही किसी जनरल फिजिशियन से या हो सके तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब हाइपरथायराइडिज्म के कॉजेस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि T3, T4 हार्मोन के अधिक सिक्रीशन से यह रोग उत्पन्न होता है। TSH के अंडर सिक्रीशन के कारण ही ऐसा होता है तथा T4 के सिक्रीशन में डिसबैलेंस होने पर भी थायराइड के ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव होने का पता चलता है। T4 या थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होने के कुछ खास रीजंस पर चर्चा करते हैं। पहला, ग्रेव्स डिजीज। जब शरीर का ऑटो इम्यून सिस्टम खुद ही T4 हार्मोन का ओवर सिक्रीशन करने लगता है तब इस रोग को ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। यह इस रोग का सबसे कॉमन कारण है। दूसरा, थायराइड नोड्यूल्स का सामान्य से ज्यादा एक्टिव हो जाना। जब थायराइड ग्लैंड में कोई डिजीज हो जाए या कोई बीमारी हो जाए या टॉक्सिक एडिनोमा हो जाए, मतलब कुछ लम्प टाइप के स्ट्रक्चर्स बन जाए जिनकी वजह से T4 का एक्सेस सिक्रीशन होने लगे तो भी हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। तीसरा, कभी कभी प्रेगनेंसी के समय थायराइड ग्लैंड में सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है जो कि T4 के एक्सेस स्टोरेज के कारण हो सकता है, जिससे कि ब्लड स्ट्रीम में लीकेज कर जाता है और इस डिजीज के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। इसे थायराइडाइटिस कहते हैं। इसीलिए समय रहते इसका इलाज न शुरू करने पर बहुत से रिस्क फैक्टर्स भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे हार्ट बीट्स अचानक बढ़ जाने के कारण या रैपिड हार्ट बीट्स के कारण प्रॉपर ब्लड सप्लाई हार्ट द्वारा बॉडी में नहीं हो पाती है, जिससे सडन हार्ट फेल्योर या स्ट्रोक का डर भी बना रहता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन के लेस सिक्रीशन के कारण हड्डियों में ब्रिटलनेस, ऑस्टियोपोरोसिस आदि की दिक्कत भी बढ़ जाती है। T4 के ओवर सिक्रीशन से कैल्शियम डेफिशिएंसी पैदा होती है। स्किन का टेक्सचर सोलन हो जाता है और रंग रेडिश हो सकता है। आंखें बल्जिंग हो सकती है जैसे बाहर निकल आ रही हों। डबल विजन या डिप्लोपिया की शिकायत भी हो सकती है। आंखों की रोशनी तक जा सकती है। डाइजेस्टिव जूसेस के ओवर सिक्रीशन के कारण गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों अब इस गंभीर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन पर डिस्कस करते हैं। पहला, नैट्रम म्यूरेटिकम 200 में। जब पेशेंट नॉर्मल और अच्छी डाइट और भूख होने के बावजूद भी वेट लूज करे, जरा सी बात पर अपसेट हो जाए, स्ट्रेस फील करे और डिप्रेशन में आ जाए, ज्यादा गर्मी, स्कॉचिंग सनरेज एकदम ही बर्दाश्त न हो, फीमेल्स में सप्रेस्ड मेंस्ट्रुएशन हो या इरेगुलर हो, पेशेंट को नमक ज्यादा खाने का मन हो अर्थात खाने साथ एक्स्ट्रा सॉल्ट लेने का मन हो, पेशेंट बहुत कमजोर दिखाई दे, खासकर गर्दन के पास से एकदम कमजोर दिखे, सुबह के समय वीकनेस फील हो, तो नैट्रम म्योर 200 पोटेंसी दिन में 2 बार देने से इन सिम्टम्स से जल्द छुटकारा मिल जाता है। हार्ट पैल्पिटेशन के बढ़ जाने पर भी यह दवा उसको कंट्रोल करती है। दूसरी दवा है आयोडम 2x या 30 या 200, इनमें से जो भी मिल जाए उसका असर अच्छा होता है। जब खूब खाने के बाद भी वेट लॉस हो रहा हो, पेशेंट खूब पतला हो जाए, पैल्पिटेशंस रैपिड हो जाए, हार्ट ऐसा लगे जैसे स्क्वीज हो जाए, जैसे कोई निचोड़ रहा हो, खाना ज्यादा खाने का मन तो हो पर लूज मोशंस होने लगे, माउथ अल्सर्स भी हो, पेट में दर्द रहता हो, तो आयोडम 200 दिन में 2 बार या 2x दिन में 4 बार देने से पेशेंट को लगातार इस दवाई का सेवन करने से आराम मिल जाता है। तीसरी दवा है लैकेसिस 200। जब गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त न हो, टाइट कपड़े पहनना या टाइट बेल्ट बांधना पसंद ही न हो, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन में फ्रीक्वेंट या स्मॉल क्वांटिटी में एकदम गर्म ब्लड निकलता हो और तकलीफ होती हो, तो लैकेसिस 200 दिन में 2 बार देने से जल्द आराम मिलता है। चौथी दवा है फ्यूकस वेसिकुलोसस मदर टिंचर। यह दवा जब नॉन टॉक्सिक गॉइटर हो अर्थात घेंगा हो जाए, आई बॉल्स बल्जिंग हो जाए अर्थात जैसे आंखों की पुतलियां बाहर निकल जा रही हो, इस तरह की का अपीयरेंस हो जाए, डाइजेशन सही न हो रहा हो, बावेल्स का मोशन इरेगुलर हो, माथे पर बहुत दबाव सा महसूस हो, तब फ्यूकस वेसिकुलोसिस मदर टिंचर का 10 से 15 बूंद पानी के साथ दिन में 3-4 बार देने से जल्द राहत मिल जाता है। पांचवी दवा है और बहुत कारगर दवा है थायराइडिनम। यह 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है। जब वीक और फ्रीक्वेंट पल्स रेट हो, ट्रैकीकार्डिया हो अर्थात रैपिड हार्ट बीट्स हो, मोर देन 100 हार्ट बीट्स पर मिनट हो, बोन्स में कमजोरी आ जाए, मिक्सिडिमा हो जाए, ऑप्थेल्मिक गॉइटर या आंखों की पुतलियां जैसे बाहर निकल जा रही हो ऐसा प्रतीत होने लगे, या आई बॉल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इस दवा की 6 या 30 पोटेंसी दिन में 4 बार लगातार देते रहने से हाइपरथायराइड के पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है। दोस्तों एक जरूरी बात भी आपको बताना चाहेंगे, अगर हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट ऑलरेडी एलोपैथिक या कोई और मेडिसिन ले रहा है तो एकदम से इस ट्रीटमेंट को न छोड़ें और होम्योपैथिक दवाओं को थोड़ा गैप देकर एलोपैथिक दवाओं के साथ ही लेना शुरू करें। फिर धीरे धीरे एलोपैथिक दवाओं को टैपर करते अथवा कम करते छोड़ें और ऐसा मेडिकल सुपरविजन में ही करें और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लगातार चलाते रहें। होम्योपैथिक मेडिसिन के लगातार प्रयोग से, कुछ लंबे समय तक प्रयोग करने से इस रोग से राहत मिल सकता है और छुटकारा तक मिल सकता है।
तो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करें और कोशिश करें कि कम से कम 10 लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकें ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। नमस्कार।